नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर तुषार है। मैं एक साइकेट्रिस्ट हूँ और आज हम स्किज़ोफ्रेनिया के बारे में बात कर रहे हैं। स्किज़ोफ्रेनिया एक ऐसी मानसिक बीमारी है जिसके बारे में हमारे देश में लोगों के बीच बहुत सारी गलत मान्यताएं हैं। जैसे कि कुछ लोग मानते हैं कि स्किज़ोफ्रेनिया की बीमारी जादू टोना के कारण से, कोई भूत प्रेत के चक्कर में या फिर किसी की नज़र लग जाने के कारण से होती है। उसी प्रकार कुछ लोग मानते हैं कि माता पिताओं की गलती के कारण बच्चों को स्किज़ोफ्रेनिया होता है। लोग ऐसा भी मानते हैं कि स्किज़ोफ्रेनिया की बीमारी का कोई इलाज नहीं होता है। इन सब गलत मान्यताओं का स्किज़ोफ्रेनिया के मरीजों पर बहुत बुरा असर पड़ता है, क्योंकि इन गलत मान्यताओं के चलते बहुत सारे लोग इलाज नहीं करवाते हैं। कुछ लोग इलाज के लिए आते तो हैं, पर वो बीमारी शुरू होने के बहुत सालों बाद इलाज के लिए आते हैं, जिसके कारण इलाज का इतना अच्छा असर नहीं होता है जितना हम उम्मीद करते हैं। तो दोस्तों, इसी उम्मीद के साथ कि इस वीडियो के द्वारा लोगों के बीच स्किज़ोफ्रेनिया के बारे में अवेयरनेस बढ़ पाएगा, लोगों को इस बीमारी के बारे में पता चलेगा और इन मान्यताओं में सुधार होगा, हम स्किज़ोफ्रेनिया के बारे में चलिए डिस्कस करते हैं। इस वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे कि स्किज़ोफ्रेनिया क्या होती है, इसके लक्षण क्या होते हैं, ये कैसे डायग्नोस किया जाता है, इसका इलाज कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले दोस्तों, स्किज़ोफ्रेनिया के बारे में समझते हैं। ये एक मानसिक बीमारी होती है जो किसी को भी हो सकता है और लगभग 1000 व्यक्तियों में से 7 से 8 व्यक्तियों में होता है। आमतौर पे ये बीमारी 20 से 40 साल के बीच शुरू होता है, पर कभी कभी ये बीमारी बच्चों में भी देखा जाता है, जिसको चाइल्डहुड ऑनसेट स्किज़ोफ्रेनिया कहते हैं। तो स्किज़ोफ्रेनिया के लक्षण क्या होते हैं? स्किज़ोफ्रेनिया के 2 इंपॉर्टेंट लक्षण होते हैं, जिनको कहते हैं डिल्यूजन और हैलुसिनेशन। डिल्यूजन का अर्थ होता है कोई भी विचार जिसको मरीज सच मानता है, लेकिन जो वास्तविकता में गलत होता है। मरीज के रिश्तेदार, उनके घर वाले, उनके आसपास सभी लोगों को पता होता है कि ये जो विचार है ये गलत है। वो मरीज को समझाने की भी कोशिश करते हैं, लेकिन जिस व्यक्ति को डिल्यूजन होता है उसको इस बात पे पक्का विश्वास होता है कि उनका विचार सही है, और इस भ्रम के कारण उनका बहुत सारा समय जाता है और उनका पूरा ज़िंदगी इस भ्रम से प्रभावित होता है। चलिए डिल्यूजन्स को कुछ एग्जाम्पल्स के द्वारा समझते हैं। एक कॉमन डिल्यूजन होता है ये वहम होना कि कोई मरीज़ को या फिर उनके परिवार वालों को नुकसान पहुंचाना चाहता है। मरीजों को ऐसा लग सकता है कि लोग उनके खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं, लोग उन पर नज़र रख रहे हैं, लोग उनका मजाक उड़ा रहे हैं, उनको मारने की कोशिश कर रहे हैं। मरीज़ इस डिल्यूजन के चलते लोगों से बात करना बंद कर देते हैं, उनसे लड़ाई झगड़ा करते हैं, अपने आप को लोगों से दूर रखते हैं। उनको डर लगता है कि किसी ने उनके खाने में जहर मिला दिया है, उनको डर लगता है कि कोई उनको मारना चाहता है। दूसरा एक डिल्यूजन होता है ग्रैंडियोसिटी। ग्रैंडियोसिटी में मरीज़ को लगता है कि उनके पास बहुत सारा पैसा है, उनके पास बहुत सारा पावर है, या उनके बहुत बड़े बड़े पहचान है। कोई मरीज़ जो महीने का 10,000 रुपये कमाता है, उसको ऐसा प्रतीत हो सकता है कि उसके पास लाखों रुपए हैं। वो कह सकता है मैं कल ही प्रधानमंत्री से मिल के आया हूँ, मैं इतना महान हूँ, मैं भगवान से बातें करता हूँ वगैरह। अब जिस मरीज़ को ये भ्रम होता है, उनको आप कितना भी समझाने की कोशिश करो, वो ये बात को नहीं समझ पाते हैं कि उनका वहम है। उनके लिए ये चीज़ सच ही होता है। एक और डिल्यूजन होता है डिल्यूजन ऑफ कंट्रोल, जिसमें मरीज़ को लगता है कि कोई उनको कंट्रोल कर रहा है। उनको लगता है कि कोई उनके विचारों को कंट्रोल कर रहा है, उनके दिमाग में कोई थॉट्स डाल रहा है, कोई इनके दिमाग से थॉट्स निकाल रहा है। उनको ऐसा भी लग सकता है कि लोगों को उनका विचार पता चल जाते हैं। एक और डिल्यूजन होता है डिल्यूजन ऑफ इनफिडेलिटी, जिसमें एक मरीज़ को लगता है कि उनके पति या उनके पत्नी का किसी और के साथ नाजायज़ संबंध है। इसके कारण वो बेवजह उन पर शक करते हैं, उनका पीछा करते हैं, उनके मोबाइल फ़ोन चेक करते हैं, उनसे लड़ाई करते हैं वगैरह। एक और इंटरेस्टिंग डिल्यूजन होता है डिल्यूजन ऑफ निहिलिज्म। इस डिल्यूजन में मरीज़ को लगता है कि वो जिंदा नहीं है, वो मर चुके हैं, या फिर उनको ऐसा भी लग सकता है कि उनके शरीर के ऑर्गन्स जैसे कि लिवर, किडनी, इंटेस्टाइन्स, ये सब नष्ट हो चुके हैं और सड़ चुके हैं।
ये थे डिल्यूजन्स के कुछ कॉमन एग्जाम्पल्स। चलिए अभी हम बात करते हैं हैलुसिनेशंस के बारे में। हैलुसिनेशंस का मतलब होता है मरीज को कोई आवाज़ सुनाई देना या फिर कुछ चीज़ दिखाई देना जो वास्तविकता में नहीं होता है। मरीज को कुछ परछाई, कोई जानवर या कोई इंसान या कोई भी चित्र दिखाई दे सकता है जो वास्तविकता में होता नहीं है और बाकी लोगों को नहीं दिखाई देता है। उसी प्रकार मरीज को कुछ कानों में आवाज़ सुनाई दे सकता है जो बाकी लोगों को सुनाई नहीं देता है और वास्तविकता में होता नहीं है। इसके कारण परिवार वाले नोटिस करते हैं कि मरीज़ अपने आप से बात कर रहा है, अपने आप से हंस रहे हैं, बिना कारण के रो रहे हैं, जबकि मरीज़ को ऐसा प्रतीत होता है जैसे उनसे कोई बात कर रहा है और वो उस आवाज़ से बात कर रहे होते हैं, उस आवाज़ की बात सुन के हंस रहे होते हैं या फिर रो रहे होते हैं। अक्सर मरीज़ों का ऐसा एक्सपीरियंस होता है कि जो आवाज़ होता है वो उनको या तो गाली दे रहा होता है या फिर उनसे बात कर रहा होता है या फिर 2 या 3 लोगों की आवाज़ होते हैं जो आपस में मरीज़ के बारे में बात कर रहे होते हैं। हैलुसिनेशंस में कभी कभी सोमैटिक हैलुसिनेशंस भी हो सकते हैं जिसमें मरीज़ को लग सकता है कि जैसे उनको कोई छू रहा है, उनके शरीर में कीड़े चल रहे हैं या उनके शरीर में एक अजीब सा जलन या ठंडापन का एहसास हो रहा है। हैलुसिनेशंस में लोगों को अजीब स्मेल भी हो सकते हैं जबकि वास्तविक में कोई स्मेल नहीं हो। उनके मुंह में अजीब सा गंदा सा टेस्ट भी आ सकता है बिना किसी कारण के। स्किज़ोफ्रेनिया का और एक सिम्टम होता है नेगेटिव सिम्टम्स। नेगेटिव सिम्टम्स में देखा जाता है कि मरीज़ दूसरे लोगों से अलग रहते हैं, उनको किसी काम में दिलचस्पी नहीं रहती है, उनको किसी काम में इंटरेस्ट नहीं रहता है, वो अपना खुद का ध्यान भी नहीं रखते हैं। अगर परिवार वाले मदद नहीं करें तो स्किज़ोफ्रेनिया के मरीज़ कभी कभी महीनों महीनों तक नहाते नहीं हैं, कपड़े नहीं बदलते हैं और ब्रश भी नहीं करते हैं। इसके अलावा एक और सिम्टम देखा जाता है जिसको कहते हैं डिसऑर्गेनाइज्ड थॉट। डिसऑर्गेनाइज्ड थॉट में स्किज़ोफ्रेनिया के मरीजों की सोचने की प्रक्रिया एक व्यवस्थित रूप से नहीं होती है। अगर वो कोई बात कहना चाहें तो वो एक बात कहते कहते किसी दूसरे बात पर पहुंच जाते हैं जिसके कारण से उनकी बात ठीक से समझ नहीं आती है। कभी कभी मरीज़ बहुत कम बातें करते हैं या फिर बहुत सारा बात करते हैं लेकिन उस बात में कुछ समझ नहीं आता है। उसी प्रकार एक और लक्षण होता है डिसऑर्गेनाइज्ड बिहेवियर। डिसऑर्गेनाइज्ड बिहेवियर में मरीज़ कोई एक हरकत को बार बार करता है बिना किसी कारण के। जैसे कुछ लोग बार बार नमस्ते करते हैं, कुछ लोग बार बार अपने शरीर के किसी अंग को छूते रहते हैं। उसी प्रकार कभी कभी मरीज़ एक ही पोजीशन में लंबे समय तक बैठे या फिर लंबे समय तक खड़ा रह सकता है। तो दोस्तों, हमने स्किज़ोफ्रेनिया के 5 लक्षणों के बारे में बात किया: डिल्यूजन, हैलुसिनेशन, डिसऑर्गेनाइज्ड थॉट, डिसऑर्गेनाइज्ड बिहेवियर और नेगेटिव सिम्टम्स। अगर ये लक्षण एक लंबे समय तक देखे जाएं तो फिर हम कहते हैं कि मरीज को स्किज़ोफ्रेनिया है। ICD-11 जो कि WHO द्वारा बनाया गया है मानता है कि स्किज़ोफ्रेनिया के डायग्नोसिस के लिए इनमें से कोई भी एक मुख्य लक्षण 1 महीने से ज़्यादा समय के लिए होना चाहिए, जबकि DSM-5 जो कि अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन द्वारा बनाया गया है ये मानता है कि इन 5 में से कोई 2 लक्षण कम से कम 6 महीने तक होने चाहिए, जिसके बाद ही हम स्किज़ोफ्रेनिया का डायग्नोसिस बनाते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके परिवार में या जान पहचान में किसी को स्किज़ोफ्रेनिया के लक्षण हैं तो फिर उनको जल्द से जल्द एक साइकेट्रिस्ट का परामर्श करना चाहिए। ये साइकेट्रिस्ट इंटरव्यू करने के बाद और एग्जामिनेशन करने के बाद स्किज़ोफ्रेनिया का डायग्नोसिस बनाता है। आमतौर पे स्किज़ोफ्रेनिया के डायग्नोसिस के लिए कोई भी CT स्कैन या MRI का ज़रूरत नहीं होता है। हाँ, कभी कभी अगर साइकेट्रिस्ट को लगे, अगर उनको कोई न्यूरोलॉजिकल बीमारी का सस्पिशन हो तो उन केसेस में CT या MRI के लिए एडवाइस किया जाता है, पर रूटीनली इन जांचों की कोई आवश्यकता नहीं होती और केवल इंटरव्यू से और एग्जामिनेशन से ही स्किज़ोफ्रेनिया का डायग्नोसिस बनता है। जब भी कोई साइकेट्रिस्ट किसी पेशेंट को स्किज़ोफ्रेनिया डायग्नोस करता है तो उसके रिश्तेदार अक्सर यही सवाल पूछते हैं कि डॉक्टर साहब, ये स्किज़ोफ्रेनिया बीमारी क्यों होता है? स्किज़ोफ्रेनिया की बीमारी के ऊपर बहुत सारा रिसर्च हो चुका है और अभी भी हो रहा है, लेकिन इस सवाल का कोई सिंपल आंसर नहीं है। ये बीमारी कॉम्प्लेक्स है और इसके होने का कारण भी कॉम्प्लेक्स है। हमें ये ज़रूर पता है कि
कि स्किज़ोफ्रेनिया बीमारी जेनेटिकली ट्रांसमिट होता है, अर्थात ये पीढ़ी दर पीढ़ी आता है। अगर किसी व्यक्ति को स्किज़ोफ्रेनिया की बीमारी है तो उनके परिवार वालों में स्किज़ोफ्रेनिया होने की संभावना बाकी लोगों की तुलना में ज़्यादा होती है। लेकिन ऐसे भी कई लोग होते हैं जिनको स्किज़ोफ्रेनिया होता है, लेकिन उनके परिवार में दूर दूर तक किसी को ये बीमारी नहीं होती है। स्किज़ोफ्रेनिया में हमारे दिमाग में एक न्यूरोट्रांसमीटर डोपामिन की मात्रा बढ़ जाती है। डोपामिन एक न्यूरोट्रांसमीटर होता है जो हमारे ब्रेन के एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक मैसेज ट्रांसफ़र करता है। जब डोपामिन की मात्रा बढ़ जाती है तो स्किज़ोफ्रेनिया के लक्षण दिखते हैं। स्किज़ोफ्रेनिया के और भी बहुत सारे साइकोलॉजिकल और कॉग्निटिव कारण हैं, लेकिन उन सब के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस नहीं करेंगे। आज से 100 साल पहले अगर किसी को स्किज़ोफ्रेनिया का डायग्नोसिस किया जाता तो उसका कोई इलाज नहीं था। मरीजों को साइकियाट्रिक हॉस्पिटल के अंदर अनिश्चित समय के लिए भर्ती किया जाता था। लेकिन आजकल स्किज़ोफ्रेनिया के लिए अच्छी मेडिसिन्स हैं, साइकोलॉजिकल थेरेपीज़ हैं, जिससे स्किज़ोफ्रेनिया में सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट आ सकता है। बहुत सारे मरीज़ जो रेगुलर दवाई लेते हैं वो इतना हद तक इम्प्रूव कर जाते हैं कि अगर आप उनको देखोगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि उनको स्किज़ोफ्रेनिया की बीमारी है। वो लोग आत्मनिर्भर बन पाते हैं और समाज में अपना योगदान दे पाते हैं। कुछ लोगों में दवाइयों के साथ भी स्किज़ोफ्रेनिया कम्प्लीटली ठीक नहीं होता है, लेकिन दवाइयाँ और साइकोलॉजिकल थेरेपी अगर साथ में किया जाए तो अधिकांश मरीजों में सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट देखा जाता है। अगर किसी मरीज़ में स्किज़ोफ्रेनिया के लक्षण दिखते हैं तो उनको जल्द से जल्द एक साइकियाट्रिस्ट का परामर्श करना चाहिए। अगर स्किज़ोफ्रेनिया का इलाज जल्दी शुरू किया जाए तो उसका रिजल्ट भी अच्छा होता है। साथ ही साथ ये भी ज़रूरी होता है कि स्किज़ोफ्रेनिया का ट्रीटमेंट एक लंबे समय तक लिया जाए और रेगुलरली लिया जाए। स्किज़ोफ्रेनिया की जो मेडिसिन्स आती हैं उनको एंटीसाइकोटिक्स कहते हैं। ये दवाइयाँ हमारे ब्रेन में जो डोपामिन का रिसेप्टर होता है उसको ब्लॉक करती हैं, जिसके कारण साइकोटिक सिम्टम्स जैसे कि डिल्यूजन और हैलुसिनेशंस कम हो जाते हैं। एंटीसाइकोटिक मेडिसिन्स के कुछ साइड इफ़ेक्ट्स देखे जाते हैं, जैसे कि वज़न बढ़ना, हाथों पैरों में जकड़न आना, हाथों में कंपन होना, नींद ज़्यादा आना वगैरह। अगर आपको ऐसे कोई लक्षण दिखते हैं तो आपको अपने साइकियाट्रिस्ट से परामर्श करने चाहिए। स्किज़ोफ्रेनिया की दवाइयों का असर आने में समय लगता है। एक दवाई को अगर सही डोज में लिया जाए तो उसका असर आने में लगभग 2 से 6 हफ्ते तक लग सकते हैं। अगर 6 हफ्ते दवाई लेने के बाद भी उस दवाई का असर नहीं आता है तो फिर दवाई को चेंज किया जाता है। अगर 2 अलग अलग दवाई को 6-6 हफ्ते लेने के बाद भी उन दवाइयों से इम्प्रूवमेंट नहीं आता है तो फिर हम मानते हैं कि स्किज़ोफ्रेनिया ट्रीटमेंट रेजिस्टेंट है और उस केस में एक मेडिसिन स्टार्ट किया जाता है जिसको कहते हैं क्लोज़ापिन। क्लोज़ापिन ट्रीटमेंट रेजिस्टेंट स्किज़ोफ्रेनिया के लिए अच्छी मेडिसिन है, लेकिन उसके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट हैं जिसके बारे में हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। स्किज़ोफ्रेनिया में सिर्फ मेडिसिन से नहीं, साइकोलॉजिकल थेरेपी का भी अच्छा रोल है। कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी यानी CBT स्किज़ोफ्रेनिया की बीमारी में भी यूज़ किया जाता है। इसके अलावा एक साइकियाट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट और सोशल वर्कर मिलके एक पेशेंट को रिहैबिलिटेट करने में भी मदद करते हैं। रिहैबिलिटेशन का अर्थ होता है एक व्यक्ति को वापस समाज की मुख्य धारा में ले जाना, जिसके कारण वो आत्मनिर्भर बन पाए और समाज में अपना योगदान दे पाए। अगर आपके मन में स्किज़ोफ्रेनिया के बारे में कोई और प्रश्न है तो आप कमेंट्स सेक्शन में बताइए। आपको ये वीडियो कैसा लगा ये भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। थैंक यू।